हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ईएमएस क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज पुनः हम 10th क्लास के फिजिक्स 10वां के भौतिकी प्रकाश चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार में। आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इससे पहले हम लोग दर्पण का परिभाषा पढ़े थे। वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिसका एक सतह रजस्थित हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कौन सी का बना होता है? कांच का, और सतह उस पर कलई जो किया हुआ आता है सिल्वर ब्रोमाइड का। कल हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु के बराबर जितना दूरी पर वस्तु उतना दूरी पर प्रतिबिंब, उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन भी लिखाए थे कि जिसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु का बायां भाग दायां दिखता है और दायां भाग बायां, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, गोल। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहता है। जब भी होगा ये दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। इससे पहले पढ़े थे प्लेन, इस तरह से प्लेन मिरर, इसको समतल दर्पण कहते हैं, एक सतह रजस्थित है। लेकिन इसमें कैसा होगा? इस तरह से एक गोला है, गोला का एक भाग ले लीजिए इसको। चलिए अभी क्या है, अभी इसको दर्पण नहीं कर सकते, कोई एक भाग रजस्थित करेंगे। चलिए हम बाहर से रजस्थित, सॉरी, अब ये दर्पण हो गया। फिर एक गोला का भाग ये लीजिए, अंदर से रंग दीजिए, ये भी दर्पण है। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या किसी गोला का एक भाग है, ये भी एक गोला का भाग है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर, जिसका सतह प्लेन हो, समतल हो। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण आज प्रकार पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, अवतल दर्पण। दूसरा, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंग्लिश लिखिएगा तो इसको कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब दोनों का परिभाषा बारी बारी से हम समझते हैं। अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब बनाते हैं। परावर्तक सतह, इससे पहले हम बताए थे परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यह कांच का बना हुआ जिसका एक सतह रचित है। देखिए ये हुआ परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए दूसरा लिखिए। चलिए दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। इंग्लिश कहेगा तो कन्वेक्स मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो
उसे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये हुआ परावर्तक सतह जो कि उठा हुआ है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे परावर्तक सतह धंसा हुआ। अवतल दर्पण का ये था, ये है उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह उठा हुआ, देखिए उससे उत्तल उससे उठा हुआ, इसका याद करने का तरीका उससे उत्तल उससे उठा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उत्तल। जब एक याद हो गया तो दूसरा धंसा हुआ अवतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, चलिए इसको नेक्स्ट। गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषित बिंदु। गोलीय दर्पण में जो कुछ पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस सबको बारी बारी से हम परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण के कुछ परिभाषिक बिंदु, यानी उसमें जो सब पॉइंट है गोलीय दर्पण में क्या क्या परिभाषिक बिंदु है, सबको आज हम बारी बारी से परिभाषित करते हैं। इससे पहले हम एक गोल बनाए थे, इसको वृत्त कहते हैं हम गणित के भाषा में। वृत्त में एक गोला होगा, गोला का एक केंद्र होगा। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो खोखला गोला जो है किसी न किसी एक गोला का केंद्र भाग था, तो जब ये एक गोला है तो गोला का केंद्र होगा, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी खोखले गोले जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों एक खोखला गोला था, उसका एक केंद्र होगा, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए लिखिए परिभाषा। खोखले गोले, खोखला गोला जिस जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को
केंद्र कहते हैं। यहां लिखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस गोले, ठीक। दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब दर्पण, यहां हम लोग गोलीय दर्पण का चर्चा कर रहे थे, उत्तल और अवतल। ये हुआ एक गोला, खोखला गोला है, इसका एक केंद्र होगा। चलिए एक केंद्र दे दिया, अब इधर से मिटा दीजिए। सॉरी, इधर से रचित कर दीजिए। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस गोले का एक भाग, एक गोला का भाग है, इस गोले के केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहते हैं। इसी में अगर ऐसे हम बढ़ा देते हैं पूरा ऐसे, और इसको अंदर से रंग देते हैं, ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। दोनों एक गोले का भाग है। गोले के भाग मतलब जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं, इसको वक्ता केंद्र कहते हैं दोनों दर्पण के लिए। देखिए इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम से भी है, सी से शुरू होता है और इसे सी से सूचित किया जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले या गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले। चलिए अगला पॉइंट, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को पोल, जैसे घर में पोल होता है ना, पोल मतलब खंभा बीच वाला पॉइंट, उसी प्रकार दर्पण का भी एक बीच वाला पॉइंट होता है जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए दोनों दर्पण बना दीजिए। ये हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका कोई मध्य वाला पॉइंट होगा दर्पण का, ये ले लीजिए। इसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे पहले हम पढ़े हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्य, वक्रता केंद्र।
वक्ता केंद्र का परिभाषा पढ़े हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। तो कहीं पे इसका वक्ता इसको सी से सूचित किया जाता है। चलिए, ध्रुव को कौन चीज सूचित करते हैं? इसे नाम से इंग्लिश में है पोल, तो इसे पी से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। नाम भी इंग्लिश में है पोल, तो पोल। इससे पहले पढ़े हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र नाम से ही सी से शुरू है, तो सी से सूचित किया जाता है। वक्रता तुम भागो, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा चलिए, इसको पी से सूचित किया जाता है और इसको सी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। पी और सी यानी ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी फिगर में दिखाए थे दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, वक्ता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रधान अक्ष इंग्लिश क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब तभी से दर्पण के हम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। दर्पण में जो जो पॉइंट होता है उसी में एक है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, कोई एक दर्पण लिख लीजिए। अवतल दर्पण है, इसको हम ध्रुव कहते थे पी, इसके सेंटर को सी। अब जो प्रकाश की किरण सी और पी से जाएगा, इन वक्ता केंद्र और ध्रुव से जाएगा, उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। या दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली किरण को प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए लिखिए, दर्पण के
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या इसी को मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का सबसे प्रधान अक्ष हुआ जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरेगा, उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसा कि एक फिगर बना दीजिए। यहां ले लीजिए पोल, यहां ले लीजिए इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों बिंदु से जो किरण गुजरेगा उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। इससे पहले परिभाषा बताए हैं। वक्रता केंद्र खोखले गोले, जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव का परिभाषा, दर्पण के मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका इंग्लिश भी फोकस ही होता है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण में परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। दर्पण में प्रधान अक्ष, अभी तुरंत परिभाषा लिखा है।
वक्ता केंद्र और पोल ध्रुव के से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, या दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए अब दर्पण बनाते हैं। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं, और वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। चलिए प्रकाश की किरण को गुजारिए, जहां जहां से गुजारना है प्रकाश की किरण इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी प्रकाश की किरण गुजारेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से गुजरेगी। और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर यह मिलती है इसी को फोकस कहते हैं। इसे एफ, बड़ा एफ, कैपिटल लेटर का एफ लिखेंगे, इसे एफ से डिनोट किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसी तरह अवतल में, उत्तल में होगा पोल है, इसका वक्रता केंद्र सी है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, जैसे परावर्तन होगा परावर्तन के बाद ये ऐसे भाग जाएगा बाहर की ओर। ये तो कहीं प्रधान अक्ष नहीं क्रॉस किया है, इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं कि अगर ये पीछे बढ़ेगा तो कहीं काटेगा। यानी उत्तल दर्पण में आभासी रूप से मिलता है और अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से मिलता है। चलिए यहां तक नोट कीजिए। लीजिए, लिखिए फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी, इंग्लिश होता है फोकल लेंथ। अभी तुरंत फोकस का परिभाषा पढ़ें। प्रधान अक्ष की समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और के बीच की दूरी को दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ,
सूचित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु, पोल, ध्रुव इसको कहते हैं। इसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इससे गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। अब F और P के बीच की दूरी को यानी प्रधान अक्ष पर ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं। ये दूरी इसी प्रकार ये अवतल है, उत्तल में भी लिखिए। ये पोल हो गया, ये सी हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजार दीजिए। इधर भागेगा, इधर एफ हो गया। इसमें भी एफ और पी के बीच की दूरी को, ये हुआ फोकस दूरी। चलिए आज का क्लास इतने यहाँ तक ही। कल पुनः इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।